अपने लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे चौसर के सेकंड मेन पीरियड, दैट इज़ द इटालियन पीरियड, उसके वर्क्स के बारे में। और हमने पढ़ा था कि हाउस ऑफ फेम में किस तरह से 3 बुक्स में चौसर ने बताया है, एक डेडिकेशन दी है गॉडेस वीनस को, और ये भी एक ड्रीम विजन पोएम थी। तो अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जो है चौसर का वो है Legend of Good Women. It is also a dream vision poem. The rest of the poem by Chaucer, Legend of Good Women is also a dream vision poem. अब इस पोएम के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है that Chaucer was not willing to write it, but उन्हें ये लिखना पड़ा because जैसे कि उन्होंने प्रोलॉग में बताया है दैट ये उनके पिछले वर्क्स लाइक ट्रोइलस एंड क्रिसीड, रोमांस ऑफ द रोज पढ़ के गॉड और उनकी लवर एल्सेस्टे ने उन्हें कहा दैट ही हैज़ डन रियली वेरी रॉन्ग बाय पोर्ट्रेइंग वुमेन इन द रॉन्ग लाइट। अपने पिछले वर्क में जिस तरह से ट्रोइलस एंड क्रिसीड में उन्होंने बताया था कि विमेन लाइक क्रिसीड ने किस तरह से एंड मोमेंट पे आके ट्रोइलस का साथ छोड़ दिया, तो इसकी वजह से हमारे लिए विमेन बिकम बैड। सो दिस वाज नॉट लाइक बाय गॉड एंड हिज ओन लवर एल्सेस्टे टू। तो ये सब चीज़ें चौसर जो है वो प्रोलॉग में मेंशन करते हैं। नाउ ही ऑल्सो सेज दैट ही इज आस्क्ड टू राइट अ पोएम टेलिंग द गुड डीड्स ऑफ विमेन। अब उनकी जो लवर है, उनकी क्वीन एल्सेस्टे, उन्हें कहती हैं दैट ही शुड राइट अनदर पोएम दैट शुड बी बेस्ड ऑन द गुड डीड्स ऑफ विमेन। तो इसलिए ही डिसाइड्स टू राइट द वर्क लेजेंड ऑफ गुड विमेन, एंड it is a dream vision poem and first important work in English to use iambic pentameter and heroic couplet. अब ये पहला ऐसा वर्क था इंग्लिश लैंग्वेज में जिसमें कि आयम्बिक पेंटामीटर और हीरोइक कपलेट का यूज़ हुआ था। इट इज़ ऑल्सो एन अनफिनिश्ड पोएम। अब दूसरा जो वर्क आ गया अब हमारे पास चौसर का, जो कि अनफिनिश्ड है। पहला था हाउस ऑफ फेम, अब सेकंड आ गया हमारे पास द लेजेंड ऑफ गुड वेमेन। हाउस ऑफ फेम भी अनफिनिश्ड था और लेजेंड ऑफ गुड वेमेन भी अनफिनिश्ड है। Chaucer has actually planned to write about 19 tales. उन्होंने प्लान किया था एक्चुअली कि वो 19 tales लिखेंगे, मीन्स 19 women के ऊपर वो स्टोरीज बनाएंगे, बट एक्चुअली ही जस्ट एंडेड अप राइटिंग ऑन जस्ट 9 women, 8 complete and 9 unfinished tales. It is a palinode. अब ये जो वर्क है इट इज़ एक्चुअली अ पैलिनोड। अब पैलिनोड क्या होता है? A poem in which the poet repents having said something in the previous poem. In the prologue of Legend of Good Women, Chaucer renounces Troilus and Cresside and the romance of the rose. तो पैलिनोड एक ऐसी पोएम या कोई ऐसी स्टेटमेंट अपने अगले वर्क में पोएट या राइटर देते हैं जिससे कि वो जस्टिफाई कर दें कि जो उनका ओपिनियन था उनके पिछले वर्क में वो उसे वापस लेते हैं। फॉर इंस्टेंस ट्रोइलस एंड क्रिसीड में और रोमांस ऑफ द रोज में जिस तरह से चौसर ने विमेन को एक पुअर लाइट में दिखाया था, मतलब विमेन ख़राब दिखाई गई थी, तो अब लेजेंड ऑफ द गुड विमेन लिख के वो ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि उनका ओपिनियन उन वर्क्स में गलत था और जब वो इस वर्क में बताएंगे जो चीज़ वो सही होगी। लाइक यहाँ पे प्रोलॉग में उन्होंने मेंशन किया है कि he is asked by his lover, his queen, to write a poem telling the good deeds of women. So now जैसे उन्होंने पहले बुरी बातें लिखी थी विमेन के बारे में, किसी तरह से विमेन को बुरी तरह से पोर्ट्रे कर दिया था, अब वो उसे सही करेंगे। अब चौसर ने इसमें 10 स्टोरीज लिखी थी, 10 वर्चुअस वुमेन की, जब जो उनके टाइम तक अच्छी विमेन थी जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए थे उनके बारे में स्टोरीज़ लिखी। एंड दी स्टोरीज ऑफ 10 women वर comprised एक्चुअली इन 9 sections. So these women about whom he wrote, they were Cleopatra, Thisbe, Dido, Hypsipyle,
Medea, Lucrece, Adriadan, Philomela, Phyllis, Hypermenestra. सो अब इनमें से माना जाता है कि जो सबसे अच्छी स्टोरी थी, सबसे अच्छी विमेन जो थी, दैट वॉज द लेजेंड ऑफ थिस्बे. थिस्बे की स्टोरी सबसे अच्छी मानी जाती है आउट ऑफ ऑल ऑफ द लेजेंड ऑफ गुड विमेन. द वर्क हैज़ अ सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ मॉन्क्स टेल. अब चौसर की जो हम आगे कैंटरबरी टेल्स पढ़ेंगे, उसमें जो मॉन्क टेल का स्ट्रक्चर था वही सेम स्ट्रक्चर चौसर की लेजेंड ऑफ गुड विमेन का भी था. John Lydgate, in his work The Fall of Princes, says that this work was a poetic account of an actual request made by Anne of Bohemia, who came to England in 1382 to marry Richard II. So John Lydgate जो थे चौसर के कंटेम्प्रेरी, उन्होंने अपने वर्क द फॉल ऑफ प्रिंसेस में क्या मेंशन किया था, दैट दिस वर्क जो लेजेंड ऑफ गुड विमेन था वो एक्चुअली एन ऑफ बोहेमिया, जो उस टाइम पे रिचर्ड टू रूल कर रहे थे, उनसे शादी करने के लिए आई थी स्पेशली इंग्लैंड, और ये लिखने के लिए उन्होंने चौसर से रिक्वेस्ट की थी इन द ईयर 1382. दिस इज़ द रीज़न वाई द पोएम इज़ कंसिडर्ड एज अ पैरालिप्सिस. नाउ व्हाट इज़ पैरालिप्सिस? पैरालिप्सिस मीन्स कि किसी वर्क के बारे में जब राइटर लिख रहा है, बट लाइक यहाँ पर चौसर को एन ऑफ बोहेमिया ने लिखने के लिए कहा था, बट चौसर ने कहीं पे इस बात का मेंशन नहीं किया और ना करते हुए उन्होंने ये सब वर्क लिख दिया. लाइक फॉर इंस्टेंस, जब जूलियस सीजर में मार्क एंटनी अपनी स्पीच देते हैं ऑडियंस को, तो उस टाइम पे वो कहते हैं कि वो नहीं बताएंगे एक्चुअली में कि सीज़र क्या कहना चाहते थे, बट इनडायरेक्टली वो सब कुछ बोल देते हैं. तो सिमिलरली चौसर भी यहाँ पे ही इज़ नॉट एक्चुअली ट्राइंग टू टेल कि उन्हें ये लिखने को कहा गया है, बट समवॉट उन्होंने अपने प्रोलॉग में किसी तरह से मेंशन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ द कैरेक्टर ऑफ एल्सेस्टे. लोगों को ये लग जाता है पता कि ये उन्हें एन ऑफ बोहेमिया ने कहा गया है, जो जिसे कि वो इन द फॉर्म ऑफ एल्सेस्टे क्वीन रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ पैरालिप्सिस, दैट द ऑथर ही इज़ नॉट ट्राइंग टू टेल, ही इज़ बिहेविंग एज इफ ही इज़ ट्राइंग टू हाइड समथिंग फ्रॉम द ऑडियंस, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात ऑडियंस को बता दी है. Now, the last period of Chaucer's life, that is the third period, it was known as the English period. और इस पीरियड में जो कि 15 years कंप्राइज करता है पूरी तरह से, चौसर ने अपना सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क लिखा, दैट वाज द कैंटरबरी टेल्स. अब 1386 में चौसर को केंट से पार्लियामेंट का मेंबर बना दिया गया. He was elected as the member of parliament from Kent, and from 1386 to 1400 he had the most essential time of his life, during which he produced his very famous work Canterbury Tales. तो उन्हें इतना लंबा समय लगा अपना ये वर्क लिखने में, कैंटरबरी टेल्स, फ्रॉम 1386 टू 1400. अब इस टाइम पे दो उन्होंने फ्रांस और इटली पे बेस्ड अपना वर्क नहीं लिखा, बट कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस फिर भी नज़र आता है इस वर्क में फ्रांस और इटली का. दैट इज़ इन द वे ऑफ द स्ट्रक्चर ही हैज़ यूज्ड. द स्ट्रक्चर दैट ही हैज़ यूज्ड इन हिज कैंटरबरी टेल्स इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ बोकेशो. Okay, now in the next lesson we will study about the Canterbury Tales, all the characters and the tales. Thank you.